तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल की मदद से आप लोग ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो होप सो ये आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 15 के। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डेमोन्स्ट्रेट बाय एन एक्सपेरिमेंट that a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. ओके, सो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट से शो करना है। स्टूडेंट्स, एक अम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था कि जब भी हम लोग किसी एक वायर में से करंट पास करेंगे तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। अब हम अगर किसी वायर को एक कार्डबोर्ड में से पास आउट करें और इस दोनों वायर के एंड को एक कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ। अब जैसे ही हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे तो इस बैटरी के थ्रू इस वायर में से करंट सप्लाई होगा, फ्लो होगा। अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नज़र तो नहीं आता, लेकिन हम लोग इस कार्डबोर्ड के आयरन फ्लैग्स की कुछ पीसीज रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग आयरन फ्लैग्स की कुछ पीसीज रखेंगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करना शुरू कर देगा, जो हमारे पास मूव शो करेगा कि वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? If we spray some iron flings on the cardboard around the wire, they will align themselves in concentric circles in clockwise direction. ठीक है, तो उनको clockwise direction में मूव करवाना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी, अगर हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हम लोग जब इस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको रिवर्स कर देंगे। अगर पहले एक बैटरी का एक बार पॉजिटिव के साथ कनेक्ट थी तो अब हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन में अब हम उस वायर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। The compass needle also reverses its direction. The magnetic field will align in anti-clockwise direction. Strength of magnetic field. The magnetic field is stronger near the center of the current carrying coil and the weaker further away from it. जहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास क्लोज होंगी, वहाँ पे हम कहेंगे कि फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पे पास होंगी वहाँ पे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पे वो एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.2 है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ लाइन फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने
एक हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग करंट जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा, ठीक है, वो हम लोगों को मालूम है। तो स्टूडेंट्स हम लोग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट flow through the conductor. A simple method finding the direction of magnetic field around the conductor is right hand rule. ठीक है, अब राइट हैंड रूल को आप लोगों ने यहाँ पे स्टेट कर देना है। राइट हैंड रूल क्या है? grabs a wire with your right hand so that your thumb pointed to the direction of conventional current. जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करें, as well as the curling finger of your hand will show the direction of magnetic field. और जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी और हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.3। यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड बार मैग्नेट. Its north and south ends marked are N and S respectively. State how would be you determine the polarity at each end of the unmarked bar. स्टूडेंट्स जो हम एक अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार दे दिया गया है, उस पर मार्क नहीं है कि उस पर का नॉर्थ कौन सा और साउथ पोल कौन सा है, और हमें एक मैग्नेट बार दिया गया है जिस पे ये मार्क है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से ये डिटरमिन कर सकेंगे कि जो अनमार्क्ड बार है उसका कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है। स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास अनमार्क्ड बार है हम लोग एक पिन के साथ उसको हैंग कर देते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड द अनमार्क्ड बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड फ्रॉम इट्स सेंटर। अब जिसकी पोलैरिटीज़ हमें पता है, जिसका हमें पता है एक इसका नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उसको इसके एक एंड के पास लेके जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग उसको एंड के पास लेके जाएंगे, जो मार्क्ड बार है लेट्स सपोज उसका नॉर्थ और हम नॉर्थ एंड उसका लेके आ रहे हैं, अगर अनमार्क्ड बार उसको रिपेल करता है तो उसका इस मीन के उसका नॉर्थ पोल होगा, और अगर तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये शो करेगा कि वो उसका साउथ पोल होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अनमार्क्ड बार के बारे में बता सकते हैं इसका कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, स्टेट द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाइंड आउट। जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को आप प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो स्टूडेंट्स वो वायर एक फोर्स वहाँ पे एक अप्लाई करती है, ठीक है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी कि ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। जब भी हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, बेसिकली इसके सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स डिवेलप हो जाती है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बता सकते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेच द थंब forefingers and the middle fingers and the left hand mutually perpendicular to each other. हमारी जो दो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। इफ़ द फोर फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। देन द थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.5। स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ठीक है।
स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बताना है कि अगर एक स्ट्रेट वायर की जगह हम लोग एक कॉइल को प्लेस कर दें तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो हमें इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एक फोर्स डिवेलप हो जाती है। अब जो दो फोर्सेस हैं ये पैरेलल भी होती हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अब जब पैरेलल भी हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स ये आप देखिएगा, जो हमारे पास आर एस करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इसी तरीके से हमारे पास जो पी क्यू की डायरेक्शन है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस पैदा हो गई। अब इन दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इनकी रिवर्स डायरेक्शन है तो कपल मीन टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अगर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस करें तो वहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर क्या है इसको हम लोगों ने फर्स्टली डिफ़ाइन करना है। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली एक ऐसी अप्लायंसेस है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फर्दर हमारे पास कोई वर्क कोई ना कोई करवा सकती है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द डीसी मोटर इज़ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, इसमें मैग्नेट्स में अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। हम लोगों ने सिंपल कॉइल्स को प्लेस कर दिया विच कैन नॉट बी रोटेट मोर देन 90 डिग्री। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास पी क्यू साइड एंड द कॉइल ऑफ द आर एस साइड। एक हमारे पास पी क्यू साइड है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये वाली साइड है और एक हमारे पास आर एस वाली साइड है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो साइडेड हैं। ठीक है, इन दोनों ये ओके द फोर्स पुश द पी क्यू साइड ऑफ द कॉइल up and the RS side of the loop down until the loop reach the vertical position। अब हमारे पास जो PQ साइड है वो उस कॉइल को पुश करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और RS कॉइल उसको पुश करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। So the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field and the net force on the coil is 0। बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। So the loop it will be the not continuous turns, so the force will still up and down are balanced। जो up and down forces हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इस तरह से इसमें एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम लोगों ने टॉर्क का नाम दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.7 है, डिस्क्राइब एन सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ चेंज मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस्ड इन अ EMF इन अ सर्किट। हम लोगों ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो EMF इंड्यूस कर सकता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अब फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो हम लोगों ने डेफिनेशन को रीड किया था। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिस्कस करें फैराडेज एक्सपेरिमेंट को, बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इनमें चेंजिंग आ रहा होता है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी भी एरिया से पास आउट करते हैं तो उसमें से करंट इंड्यूस्ड कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस वायर में यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट इंड्यूस्ड होता है। अब हमें इंड्यूस्ड EMF का बोला गया है कि स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली में EMF इंड्यूस्ड होता है। EMF फर्दर हमारे पास करंट इंड्यूस पैदा करता है। तो फर्स्टली हम इसको रीड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है ऑन फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड मूविंग अ मैग्नेट इनटू द सोलेनॉइड और आउट ऑफ द सोलेनॉइड।
ठीक है, हमारे पास करंट इंड्यूस्ड, अगर जब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो हमारे पास करंट पैदा होगा। अब वो सोलेनॉइड के अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है। व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड। When the magnet moved to the solenoid, the needle of the galvanometer showed deflection towards the indicating the current is being induced. अब जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेट को मूव करवाया, ठीक है, सोलेनॉइड की तरफ, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसने डिफ्लेक्शन शो की, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ। When the magnet is pulled away from the solenoid, the galvanometer deflect towards left, indicate the induced current in the solenoid is opposing direction. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक फिग दिखाई गई है जिसमें हम लोग एक सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट के करीब लेके आए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो हुई, विच मीन्स टू से डैट कि यहाँ पे कोई ना कोई करंट पैदा हुआ है। स्टूडेंट, जो फिग ए है वो हमें बताता है कि मैग्नेट मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोलेनॉइड, मैग्नेट स्टेशनरी सोलेनॉइड की तरफ मूव करता है। और बी हमारे पास ये हमारी पिक हमें ये बताती है कि मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोलेनॉइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 15.8 शॉर्ट क्वेश्चन है। What are the factors which affect the magnitude of the EMF induced in a circuit by changing magnetic field? सो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इफ़ेक्ट करते हैं? ठीक है, हम लोगों ने उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है एक सर्किट में बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्टली हमारे पास हैं अगर स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दें तो इस तरह से भी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी फर्दर इंक्रीज़ कर जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो इसे भी ईएमएफ इंड्यूस कर जाता है। सिमिलरली, अगर अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल तो इस तरह से भी ईएमएफ इंड्यूस कर जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन सब फैक्टर्स को वेरी करने से जो हमारा ईएमएफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.9। डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट। How does the phenomena relate the conservation of energy? EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लोगों ने ये बताना है। तो उस और हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो भी डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग लेंज़ लॉ को डिस्कस करते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेंज़ एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था। The direction of induced current in a circuit is always such that it opposes that cause that produce it. ठीक है, हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा थंब है वो हमारे पास अपने हम लोगों ने If we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid, EMF will be induced by the solenoid of the electromagnetic induction. The direction of the induced current in a solenoid by induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet. This is only possible if the right hand of the solenoid become north pole. Hence, according to the right hand grip rule, the direction of the induced current in the solenoid will be anti-clockwise. When we move in the north pole of the magnet away from the solenoid, the direction of the induced current will be the clockwise. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब हम लोग एक मैग्नेट को इसके नॉर्थ पोल से दूर लेके जाएंगे सोलेनॉइड से, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और सेकेंड वन में जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लेंज़ लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। इफ़ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिस्कस करें लेंज़ लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमें ये महसूस होगा कि जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी दरअसल उनकी जो
दरअसल कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि मैग्नेट को जब भी सोलेनोइड के करीब लाया जाता है तो उसको कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब यही वर्क हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में हमारे पास ज़ाहिर हो रहा होता है। यही जो वर्क है इस दिस वर्क डन कॉन्सिक्यूटली अपीयर्स एट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टर। अगर मैग्नेट को सोलेनोइड के करीब या फिर हम लोग उसके दूर लेके जाएं तो हम अब हाथ की जो मैकेनिकल एनर्जी है हम लोग बेसिकली उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यही हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही होती है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो वर्क कर रहा होता है। तो हैंस लेंज़िस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम इसे डिस्कस करते हैं। ड्रा अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने मोटर में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिनोमेना डिफरेंट है कि हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो हमारे पास, इसको हम लोगों ने मूव करवाना होता है। इसके साइडों पे परमानेंट मैग्नेट प्लेस है, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जैसे ही कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। अब वहाँ पे जितना ज़्यादा चेंज आएगा वहाँ पे इतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? A current generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. Principle of AC generator. The principle of AC generator is based on the Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, ये हम ऑलरेडी बारहा डिस्कस कर चुके हैं इस फिनोमिना को, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू आप फर्दर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको लेबल भी कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15.11। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरे कॉइल में जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। अब वो किस तरह से होता है? जैसे ही हम लोग एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेस होगा उसकी वजह से दूसरा भी किसी दूसरे कॉइल में एंटर होगा तो उस दूसरे कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। द कॉइल इन विच अ चेंज इन अ करंट इंड्यूस्ड करंट इन एन अदर कॉइल, दिस इज नॉन एज प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड इज नॉन एज द सेकेंडरी कॉइल। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स हैं, ठीक है। Construction of transformer. Transformer consists two coils which are wound onto different side of rectangular iron core. One coil is called primary and the second one is called secondary coil. Uses of transformer. Transformer को हम लोग यूज़ करते हैं high voltage relatively little loss of energy. इसके अलावा इसको गेम सिस्टम में, प्रिंटर्स में और दूसरे ट्रांसफार्मर इनसाइड दीज केसिंग और एज पार्ट ऑफ देयर कनेक्टिंग कोड्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की। एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज। अगर तो सेकेंडरी वोल्टेज लार्जर देन हो प्राइमरी वोल्टेज से तो हम लोग कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सेकेंड वन हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन प्राइमरी वोल्टेज देन इट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट 15.13 क्वेश्चन है। द वोल्टेज चूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लार्ज डिस्टेंस इन मैनी टाइम्स ग्रेटर देन। स्टूडेंट्स, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.13 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। द वोल्टेज चूज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लार्ज डिस्टेंस इन मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द
domestic supply state two reason why electric power is transmitted at high voltage. अब स्टूडेंट्स हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो वोल्टेज जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. अब वोल्टेज को हाई क्यों किया जाता है, हम लोगों ने इसकी टू रीज़न्स बतानी हैं. जब करंट फ्लो होता है ट्रांसमिशन केबल्स में, वहाँ पे कुछ एनर्जी, वहाँ पे हीट का लॉस होता है. ठीक है, अब जितना ज़्यादा वहाँ पे करंट फ़्लो हो रहा होगा इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही होगी. ठीक है, अब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इस तरह से जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है. ठीक है, और जो हीट एनर्जी जो लॉस हो रही होती है वो भी कम हो जाती है. तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने एनर्जी लॉसेस को कम से कम करने के लिए हम लोग इनको अप करते हैं ताकि हमारे पास करंट कम हो, ताकि हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो भी कम प्रोड्यूस हो. क्लियर स्टूडेंट्स? सिंस पावर ट्रांसमिशन इज़ अ ट्रांसमिशन अक्रॉस अ लार्ज डिस्टेंस, resistance of the cable could run up to the millions of ohm. So the high voltage is required to overcome the resistance. इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमारे पास हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा. Okay students, if increase the transmission voltage, reduce the size of the conductor. The cost of the conductor and the supporting structure material is reduced. If we increase the transmission voltage, then reduce the line current. अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लाइन करंट है उसको हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए, सो डैट द रिज़ल्ट इन द लाइन एंड लॉस रिडक्शन, ताकि जो वहाँ पे जो हीट है वो कम से कम लॉस हो. स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.14. वाई इज़ द वोल्टेज यूज्ड बाय द डोमेस्टिक सप्लाई हाउ मच लोअर दैन द वोल्टेज एट विच द पावर इज़ ट्रांसमिटेड. जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कम क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज जो हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे घरों में जो अप्लायंसेस मौजूद हैं, ठीक है, वो 220 वोल्टेज पर सेट होती हैं. ठीक है, अब जो 220 वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई हम लोग जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो कम रखते हैं. ठीक है, लेकिन जो ट्रांसमिशन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसमें पावर लॉस को कम करने के लिए हम लोग वोल्टेजेस को हाई रखते हैं ताकि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कम हो, ताकि हमारे पास जो पावर लॉस है वो कम से कम हो. Okay students, if the electrical distribution substations that serve your homes, the electricity is removed from the transmission system high voltage and passed through the step down transformer that the lower voltage. ठीक है, for domestic uses at homes, the electrical appliances are used at 220 voltage. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.